हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज भागोरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऋषिराज क्लासेज। पिछले वीडियोज में चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को फिनिश कर लेने के बाद में आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर थर्ड को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसे अच्छे से सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्टूडेंट जो थर्ड है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब ऐसे समीकरण जो कि रैखिक है, मतलब जिनमें जो घात है वो एक ही है, मतलब घात हमें नज़र नहीं आएगी। एक घात वाले समीकरण जिनको अगर जिनकी लाइन बनाई जाए, ग्राफ या लाइन, तो एक लाइन बनेगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, वो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी एक, इसलिए इनको रैखिक समीकरण बोला जाता है। जब हम इसे पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में हमें आएगा। और इसका जो अंक बार स्टूडेंट्स जो जैसे इस बार ये अपने राजस्थान बोर्ड में लागू हुई है, तो पिछली बार जब ये कोर्स था तो इसका जो अंक बार था वो 7 था, जिसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, 6 नंबर का क्वेश्चन आता था जो ग्राफ का आता था, और इसके अलावा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूरी चैप्टर में से आ जाता था। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक जो समीकरण है वो कैसे होते हैं, इनका रूप कैसा होता है। उसके बाद में हम सीखेंगे कि समीकरणों को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कैसे करते हैं। मतलब हमें कोई स्थिति दी जाएगी, कुछ शर्तें हमें दी जाएंगी जहाँ से हम समीकरण बनाएंगे, यानी बीजगणितीय रूप में उसको व्यक्त करेंगे। फिर हम उसका ग्राफ भी बनाएंगे, वो ग्राफ बना के हम उसकी लाइन्स को खींचेंगे। फिर इसके बाद जो समीकरण है इनको अपन ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। वैसे हम यहीं पे सीख जाएंगे कि वो हल कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और सीखेंगे समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। इसके बाद में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करती है, बीजगणितीय विधियाँ होती है। फिर हम सीखेंगे विलोपन विधि की विलोपन विधि से कैसे इसको हल किया जाता है। इसके बाद में हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि से हल करना। स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। एंड जो ये पूरी कंप्लीट जो इसमें अपने पास एक्सरसाइज है वो 5 होंगी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5। तो वज्र गुणन विधि को सीखने के बाद में हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे समीकरण जो कि हमें नज़र आएंगे कुछ अलग, लेकिन हम उनको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में बदल कर और हल कर सकते हैं। तो ये सभी हम सीखेंगे पूरे थर्ड चैप्टर में, और बहुत मज़ेदार भी रहेगी और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि 6 नंबर का तो एक ही क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, कमज़ोर बच्चों के लिए भी, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। तो इसे सीखने के लिए आप एक भी वीडियो को मिस ना करें, और आज का वीडियो है ये भी कंप्लीट लास्ट तक आप मुझसे जुड़े रहे ताकि आप अच्छे से सीख पाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी प्रश्नावली 3.1 को, एक्सरसाइज 3. प्रश्नावली 3.1 को शुरू से करने से पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, इसको हम एक बार जान लेते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के ये दो समीकरण होते हैं, सिर्फ दो चर होते हैं। एक में हमें एक चर नज़र आता है हमें x के रूप में, और दूसरा चर हमें नज़र आता है y के रूप में। तो देखो कैसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये तो होगा समीकरण नंबर 1। समीकरण जो 2 होगा इसका रूप कैसा होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण, यानी समीकरण का एक जोड़ा। और जैसे पहला समीकरण होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें क्या है कि a जो है वो तो होगा x का गुणांक, जो x के साथ में भी संख्या नजर आएगी, b होगा y का गुणांक, और पहले समीकरण का 1 हो जाएगा, दूसरे समीकरण का 2 हो जाएगा, और c होगा अचर पद। तो ये सब 3.1 को जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हमें बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के क्या है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं वो होते हैं। अभी हम शुरू कर सकते हैं 3.1। तो 3.1 का पहला प्रश्न स्टूडेंट्स, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 2 लाइन्स है अपने पास में,
पहली लाइन है ये 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। दूसरी लाइन है अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसे हम एक बार और लिख सकते हैं। जैसे हम पहली स्थिति देखते हैं 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु थी उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी। पुत्री की आयु इंटू 7। और ऐसे ही 3 वर्ष बाद, तो ये आपकी सरलता के लिए मैं इसे बना रहा हूँ। ऐसे 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफताब की आयु बराबर होगी पुत्री की आयु इंटू 3। तो इस तरीके से 2 स्थिति बनती है। तो इसे हम बोलते हैं प्रतिबंध या शर्त। शर्त 1 और शर्त 2, इनसे समीकरण बन जाएंगे। जब इनसे समीकरण बन जाएंगे, समीकरण बनने के बाद में हम इसे ग्राफीय और बीजगणितीय दोनों, बीजगणितीय रूप में तो तभी हो जाएगा जब इसका समीकरण बन जाएगा। तो ग्राफीय रूप कब होगा, तब हम इनका ग्राफ बना देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, हम मान लेते हैं इसे x वर्ष। और इसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है, पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। तो शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार या शर्त 1 से, शर्त 1 से क्या है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पहले की स्थिति हमें बनानी पड़ेगी। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की जो आयु है, तो जैसे अपन ये माने कि आज अगर आफताब की आयु 30 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो 30 में से डेफिनेटली हम 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो ऐसे आज की आयु कितनी इसकी x, तो x में से हम 7 को घटा देंगे तो ये 7 साल पहले की इसकी आयु बन गई है। इसके बाद में 7 वर्ष पूर्व इसकी जो पुत्री है इसकी भी आयु बनाएंगे हम। तो इसकी आज y है तो 7 साल पहले इसकी थी y माइनस 7 वर्ष, है ना। तो इसलिए हम कह देंगे 7 साल पहले आफताब की आयु यानी x माइनस 7 बराबर थी पुत्री की आयु इंटू 7 यानी 7 इंटू y माइनस 7। थोड़ा सा और इसको हम सरल बनाएंगे, x माइनस 7 और 7 को y से गुणा करेंगे 7y प्लस माइनस माइनस 7 को 7 से गुणा करेंगे 7 7 49। और अगर हम इस 7 को भी इधर ले जाना चाहे तो x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 49, माइनस का 7 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 7। तो ये बन जाएगा x बराबर 7y और माइनस का 49 है और प्लस का 7 अलग अलग चिन्हों पर हम बाकी करते हैं। 49 में से 7 जाएगा, बचेगा अपने पास में 42 और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का। तो इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 यानी बीजगणितीय रूप में पहली वाली जो शर्त है उसको हमने कर दिया है क्लियर। अब हम दूसरी स्थिति को क्लियर करते हैं, इसको साफ करके आपको बताते हैं। अब देखो शर्त 2 से, तो शर्त 2 में क्या है, 3 साल बाद की स्थिति है। तो 3 साल बाद 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तो जैसे आफताब की आयु आज अगर 30 है तो 3 साल बाद में कितनी होगी, 30 प्लस 3 मतलब 33। तो आज की इसकी x है तो x में हम 3 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 3 साल बाद की। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। तो इसलिए देखो
जो 3 साल बाद में आफताब की आयु है वो है पुत्री की आयु से 3 गुनी ज़्यादा। तो पुत्री की आयु है y+3 और इसको हम करेंगे 3 से गुणा। तो ये हो गया x+3 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे 3y प्लस और 3 तिया 9 और x बराबर 3y + 9 प्लस का जो 3 है इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस का 3 है माइनस का प्लस का 9 है माइनस का 3 अलग अलग चिन्हों पर हम करते बाकी 9 में से 3 गया तो बचेगा 6 और माइनस की प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आएगा प्लस। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 1 को भी मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे उतार लेता हूँ। ये सारी स्थिति मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अब मैं इसे भी मिटा देता हूँ। तो समीकरण 1 है अपने पास में x बराबर 7y - 42। समीकरण 2 है x बराबर 3y + 6। ये है समीकरण नंबर 2। अभी हम करते हैं इसका ग्राफीय रूप बनाएंगे। ये बीजगणितीय रूप हो चुका है। तो इनका जब हम ग्राफीय रूप समझ रहे हैं तब हम इसकी ग्राफीय जो विधि है इन समीकरणों को हल करने की उसे भी हम समझ रहे हैं। तो 3.2 में हम उसे पढ़ेंगे। सबसे मेन विधि यही है क्योंकि इसी का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का हमेशा से वो ही क्वेश्चन इसमें आ रहा है। मतलब ग्राफीय विधि का ही 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसको आप ध्यान से सीखें। तो ग्राफीय इसका रूप बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 सारणियाँ बनाएंगे। इसकी 2 सारणी बनाएंगे जहाँ पर एक होगा x का और एक होगा y का मान। ये होंगे 3 प्रत्येक 1 2 3। ये सारणी नंबर 1 बनेगी समीकरण नंबर 1 से। और एक हम बनाएंगे सारणी नंबर 2। ये बनेगी समीकरण 2 से x y और इनके हम 3 मान लेंगे। ये है सारणी नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 अपने पास में x बराबर 7y - 42। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो y की जगह पर हम कोई भी एक मान रखेंगे। ये है समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे समीकरण 1 में y बराबर, जैसे हम रखे 4, y बराबर 4 रखने पर, तो देखो x बराबर 7 और y की जगह पर 4, तो y का जो मान है वो 7 से गुणा होगा -42। तो 7 चौक 28 -42 और 42 में से हम 28 को माइनस करेंगे क्योंकि 28 प्लस का है, 42 माइनस का, अलग अलग चिन्हों पर हम बाकी करते हैं। तो 42 में से 28 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से हो गया तो 1, 14। ठीक है। इसके बाद में हम रखेंगे y बराबर 5 रखने पर, तो देखो x बराबर हो जाएगा 7 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 -42, तो 7 पंजे 35 -42, तो 42 में से 35 जाएगा तो बच जाएगा अपने पास में 7। और ये मान हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर हमने y बराबर कितना रखा था 4, तो y बराबर जब हमने 4 रखा तो x बराबर आया अपने पास में 14। जब हमने y बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना आया 7। ऐसे हम रखेंगे y बराबर 6 रखने पर, तो देखो x बराबर 7 और ब्रैकेट में 6 -42, तो 7 छके 42 -42, तो 42 में से 42 जाएगा कितना बचेगा 0। तो y बराबर जब हमने 6 रखा तो x बराबर आ जाएगा 0। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मान जितने छोटे हमारे पास हो उतना ही अच्छा होता है। जैसे मान लो शुरुआत में हम y बराबर 4 मान रहे हैं लेकिन x बराबर 14 आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। 4 ना मान कर, जैसे हमने यहाँ पे 5 माना, यहाँ पे माना 6, अब हम 7 मान लेते हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं 7 को, चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, तो 7 रखेंगे तो यहाँ पे 7, तो 7 हो सकते 49 और 39 में से 42 जाएगा
49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ी है तो ये होगा माइनस का, तो ये हमने नहीं किया था अभी। तो देखो, जब हम y बराबर रख रहे हैं 7, y बराबर रख रहे हैं 7, तो x बराबर हमारे पास में आ रहा है प्लस का 7। जब हम y बराबर 5 रख रहे हैं तो x बराबर आ रहा है माइनस का 7। जब हम y बराबर 6 रख रहे हैं तो x बराबर आ रहा है 0। तो इस तरीके से पहले समीकरण से जो पहली सारणी है वो बन चुकी है। अगर आप यहाँ पर y बराबर 1 भी रखेंगे तो भी आपके पास में एक मान होगा, लेकिन वो जो मान है वो कितना होगा, 7 एकम 7, 42 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 35। एक बहुत बड़ा मान है। जब आप ग्राफ में इसे सेट करेंगे बड़ी मुश्किल आएगी। तो इसलिए ये जो मान है ये जितने छोटे हो जाए उतने छोटे हम इनको करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे की है, पहले हमने y बराबर 5 रखा था, लेकिन 5 रखने पर थोड़ा मान बढ़ा था तो हमने क्या किया, 4 रखा था, 5, 6 और 7 को हमने y की जगह पर रखा, तो x के माने में 7 माइनस 7 और 0 है। तो सारणी नंबर 2 स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2 जो अपने पास जैसे मैंने यहाँ पे उसको उतार लिया है, तो इससे ये सारणी नंबर 2 भरने में आएगी। तो इसमें क्या है कि ये जो y है इसकी जगह पर हम कोई भी मान रखेंगे। जैसे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 3 और ब्रैकेट में 0 प्लस 6। तो देखो 3 को 0 से गुणा करने पर 0 प्लस 6, तो 6 और 0 6। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया, 6। अब हम y बराबर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम 1 रखें तो 3 एकम 3 और 3 और 6 9 जाएगा, थोड़ा मान बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या है कि माइनस का मान भी रख सकते हैं, ये प्लस में है। तो जैसे जैसे हम मान को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा मान बढ़ता जाएगा, तो हम माइनस के मान यहाँ पर लेंगे। y बराबर माइनस का 1 रखने पर तो देखो x बराबर 3 और ब्रैकेट में y की जगह पर माइनस का 1 प्लस 6 प्लस माइनस 3 एकम 3 और प्लस 6। तो अलग अलग चिन्ह होने पर हम बाकी करते हैं। तो 6 में से 3 गया तो 3 प्लस की संख्या बढ़ी, इसलिए 3 प्लस का रहेगा। तो जब हमने y बराबर माइनस का 1 माना तो x बराबर हमारे पास में आया प्लस का 3। ऐसे हम करेंगे y बराबर माइनस 2 रखने पर तो x बराबर 3 और ब्रैकेट में माइनस का 2 प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 और प्लस 6। तो प्लस का 6 और माइनस का 6 अलग अलग चीज़ों में बाकी करते हैं। 6 में से 6 गया, बचेगा 0। तो जब हमने y बराबर माइनस का 2 रखा तो x बराबर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से दोनों सारणियाँ हमारे पास में आ चुकी है। अब हम इन सारणियों को क्या करेंगे, ग्राफ में सेट करेंगे, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ग्राफ में इसको अंकित करने के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ में जो मोटी वाली जो लाइंस होती है उनके ऊपर एक खड़ी और एक आड़ी लाइन आपको खींच देनी है। ये कहाँ पर खींचनी है ये आपको प्रैक्टिस से पता लगता है। जैसे कई बार इस लाइन को काफ़ी साइड में या इस साइड में ले लिया जाता है, या इस लाइन को ऊपर या नीचे ले लिया जाता है। तो जो इसमें सारणी में जो मान होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो वो एक्सपीरियंस से आपको आता है। अभी यहाँ पर हम बीच में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे O, ऊपर की साइड में हम लिख देंगे y, जहाँ पर y प्लस का होगा। नीचे की साइड में हम लिख देंगे y डैश, जो कि माइनस वाला y होगा। इस साइड में x और इस साइड में x डैश। तो इसको तो बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हम कर लेंगे। तो 1 लगाएंगे, मोटी मोटी लाइन जहाँ पे हमें नजर है, बड़ा खाना हम उसी को बोलते हैं, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 तक हम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 और माइनस का 8। तो इस तरीके से हम इनमें नंबरों को अंकित करेंगे। इसके बाद हम जो अपने पास सारणी है उसकी तरफ चलेंगे। तो सारणी में देखो फर्स्ट में x और y, जहाँ पर x 7 है वहाँ पर y भी 7 है, दोनों ही प्लस के हैं। तो x का 7 प्लस का 7 इस लाइन पर अब आप ढूंढो, तो ये रहा। और y का जो 7 है ये प्लस वाला, ये यहाँ पर है। तो इस लाइन पर चलते हुए हम
साथ वाली लाइन पर आ जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। इसको हम ऐसे एक छोटा सा इसके ऊपर एक सर्किल बना के इसको थोड़ा इंडिकेशन देंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे है। इसके बाद में माइनस का 7 और प्लस का 5। तो माइनस का 7 आप ढूंढे, ये रहा x का, और y का मान है प्लस का 5। तो ये लगभग यहाँ पर देखिए ये रहा, ठीक है। इसके बाद में 0 6, x का मान 0, y पर x का मान 0 होता है पूरे y अक्ष पर। अब इसी पर आप y का मान 6 ढूंढ लो, ये रहा। अब ये जो तीनों जो पॉइंट आए हैं, ये तीनों जो पॉइंट आए हैं, इनको आप स्केल रख के और मिला दो, तो आपके ग्राफ पेपर में जो लाइन है बिल्कुल सही से आएगी। और ये देखो इस तरीके से एक लाइन हमें खिंचती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद में जो सेकंड वाली जो अपने पास साइड है, इसमें 6 0, यानी x का मान तो 6 और y का मान 0 इसी लाइन पर होगा। इसके बाद x का मान 3 और y का मान -1। x का मान 3 और y का जो मान है वो -1। x का मान 0 और y का मान -2। तो x का मान 0, y का मान -2, ये रहा। तो ये दूसरा वाला। और तीसरा है, अच्छा तीसरा वाला मैंने ले लिया यहाँ पे 0 -2। 3 -1 लेंगे हम, x का मान 3, अच्छा ये भी हमने ले लिया, सॉरी। अब हम इनको मिला देंगे और मिलाने के बाद में इस लाइन को हमें काफ़ी बड़ी हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारी ग्राफ पेपर से भी बाहर ये जो दोनों लाइनें जा रही है, ये जहाँ पर जाकर कट होंगी, जहाँ पर ये दोनों लाइनें कट हो जाएंगी, वहाँ पर ही हमें इसका आंसर मिलेगा कि आपका कितने साल का है अभी और उसकी पुत्री कितने साल की है अभी। ये हमें पता लगेगा इसी लाइन पर आगे चलते हुए, जहाँ पर भी ये कट होती है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसलिए ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आपको अलग नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने इसको जो ग्राफ के रूप में कैसे हम इसको व्यक्त करते हैं, तो ये हम कर चुके हैं। और इसका उत्तर जो इसका जो हल है उसे लेने के लिए इस ग्राफ को ये वाला रूप देना पड़ा है, जिसमें हम y अक्ष को हमने काफ़ी इस तरफ खींचा है। तो एक बार हम इसको वापस यहाँ पे अंकित करते हैं, जहाँ पर देखो x का मान 7 और y का मान भी 7 है। तो x का मान 7 6 और 8 के बीच में रहेगा, और y का मान 7 y का मान 7 है, देखो 6 और 8 के बीच में। तो काफ़ी कंप्रेस नज़र ये आएगा आपको, जो हमने पहले जब हमने इसका ग्राफ बनाया था उससे काफ़ी छोटा लगेगा आपको एक बार देखने में। इसके बाद देखो सेकंड वाला है, x का मान है -7 और y का मान है +5। तो x का मान -7 6 और 8 के बीच में, और y का मान है +5 जो 4 और 6 के बीच में रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट करके और सर्किल हमने कर दिया, ताकि हमें पता रहे कि हमने पॉइंट कहाँ पे किया था। फिर 0 से, तो x का मान 0 y पर रहेगा, तो y में 6 कहाँ पे मिलेगा अपने को, ये रहा। अब ये जो अपने पास सिचुएशन है, ये इसे हम काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। स्केल और ग्राफ आपके पास रहेगा, स्केल और पेंसिल की सहायता से आप बनाएं, ताकि आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो। इसके बाद में x का मान 6, y का मान 0 सेकंड वाले सारणी में, तो x का मान 6 ये रहा, y का मान 0 यहीं पर रहेगा। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। फिर 3 -1, तो x का मान 3 ये रहा, और y का मान -1 2 और 0 के बीच में लगभग यहाँ पे। फिर 0 -2, 0 और -2, x का मान 0 ये रहा, और y का मान -2। तो और ऐसे करते हुए आप इसे लेकर जाएंगे लगभग स्टूडेंट्स ये 42 पर जाकर इसे काटेगा एग्जैक्ट जब आप बनाएंगे। यहाँ पे जो जबकि मैं वाइट बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, तो x का मान यहाँ पर 42 रहेगा और y का मान लगभग आएगा 12, है ना। x बराबर 42, यानी ये तो है आफ्ताब की आयु, और y बराबर 12 जो है पुत्री की
आयु। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये सारे के सारे सवाल होंगे आज के लिए। आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी को आगे वाली वीडियो में हम करेंगे। थोड़ा सा टाइम कम बच रहा है, हो सकता है वीडियो जो आपका लंबा हो जाए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे और 3.2 को भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम समीकरण बनाएंगे, उसके बाद में हम उसकी सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद में उसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के हम उसके आंसर भी पता करेंगे। जबकि यहाँ पर हमें आंसर पता करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी हम आंसर पता करें ताकि 3.2 अपने को बहुत जल्दी समझ में आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल ये क्वेश्चन लगा होगा आपको, लेकिन इससे आसान रहेंगे आगे के क्वेश्चन, तो घबराए नहीं और इनकी प्रैक्टिस करें और आगे के क्वेश्चन को भी आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।